तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेद दर्शन निरूपण की। ये एग्जाम में 10 से 20 नंबर के मध्य आता है। कभी कभी 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी 10। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया इस चैप्टर का है 10 नंबर का और मैक्सिमम क्राइटेरिया कितना है 20 नंबर का। तो इस डेमो क्लास की जो अंतिम क्लास है, ठीक है, इस डेमो क्लास के बाद अपन रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आयुर्वेद निरूपण। आयुर्वेद निरूपण में क्या स्टडी करेंगे अपन? आयुर्वेद की परिभाषा, आयु की परिभाषा, सिद्धांत की परिभाषा और आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत। ये था अपना फर्स्ट टॉपिक जो मिनिमम क्राइटेरिया रखता है 15 नंबर का। कितने नंबर का? 15 मार्क्स। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद दर्शन निरूपण की जो सेकंड टॉपिक है BMS फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट पेपर का। तो इसमें देखो ऊपर ये लाल सबको स्लाइड दिख रही है ना, उसमें ये लाल पेन में 7 पॉइंट है। अब इन पे ध्यान मत दीजिए। जब अपन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे रेगुलर सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये क्या है कि जो नोट्स बनाए हैं ना उसकी टाइटल है, मतलब हेडिंग है कि किस किस तरीके से नोट्स बनाए हैं। और आज हम करते हैं पहला पॉइंट दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति और निरुक्ति। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि व्युत्पत्ति क्या होती है और निरुक्ति क्या होती है। व्युत्पत्ति का मीनिंग होता है कि किन शब्दों से बना है, जिस शब्द की अपन बात कर रहे हैं, जैसे कि धातु है, दोष है, दर्शन है, मतलब ये किन शब्दों से मिलकर बने हैं, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, तो वो सारी चीज़ें, कौन से धातु से बने, वो सारी चीज़ें जिसमें होती हैं वो व्युत्पत्ति होती है। और निरुक्ति क्या है? एक सीधी सी छोटी सी परिभाषा। ठीक है, तो दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति। अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना। मिनिमम 10 नंबर का, मैक्सिमम 20 नंबर का हर साल क्वेश्चन आता है और इनके इजी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा और इजी लैंग्वेज के नोट्स के माध्यम से। तो आपका ये टॉपिक डेमो क्लास में क्लियर हो जाएगा, मेरा यकीन है। ठीक है, तो दृश्य धातु। अब धातुएं बहुत सारी हैं, उनमें से एक दृश्य धातु है। ठीक है, उससे प्लस ल्यूट प्रत्यय, इन दोनों के शब्दों से मिलकर दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति होती है। क्लियर? अब निरुक्ति देखो, जिससे सत्व तत्व का दर्शन हो, दर्शन है। सत्व तत्व मतलब जिसमें सत्यता हो, पूर्णतः सत्य हो, जो सत्य का अनुभव कराता हो, जिसके सत्य का ज्ञान हो, जिस चीज़ को मतलब जिस चीज़ को पढ़ने से, जिस चीज़ को देखने से वो सत्य का ज्ञान कराए, मतलब कि भाई ये झूठ है, ये गलत है, उसको प्रमाणित कर दे कि ये सही है, ये गलत है, उसको अपन क्या बोलते हैं? दर्शन। जो शास्त्र जीवन को यथार्थ रूप से देखने और समझने की वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है, उसे दर्शन कहते हैं। आपको जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, कभी कभी 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि दर्शन शब्द की परिभाषा, दर्शन शब्द की निरुक्ति, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी एग्जाम में। तो लक्षण और परिभाषा एक ही होती है कि दर्शन के लक्षण लिखो, दर्शन की परिभाषा लिखो, तो एक ही आंसर है इसका कि जो शास्त्र जीवन को। अब शास्त्र से मतलब क्या है? शिष्टे अनेन इति शास्त्रम। अब देखो इसमें लिखा नहीं है शिष्टे अनेन इति शास्त्रम, कि जो शास्त्र मतलब शासन करने योग्य बनाए। बच्चे ऐड हो रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो जो शास्त्र जीवन को यथार्थ रूप से देखने और समझने की। अब जीवन क्या होता है? अपन ने पिछली जो फर्स्ट डेमो क्लास में उसमें जीवन की बात की थी। जीवन मीन्स होता है कि जन्म से लेके मृत्यु तक, मतलब आयु, जो अपनी आयु होती है ना, जन्म से लेके मृत्यु तक के, उसको देखने और समझने की। आप किस तरीके से देखोगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप अपने किस क्षेत्र में, किस कर्म में। अब देखो बहुत सारे, संसार कितना बड़ा है, तो प्रत्येक मनुष्य की उसकी जो कैपेसिटी है, उसका विजन है वो अलग अलग है। कि अपन को आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, किसी को खेती करनी है, तो सबका विजन अलग है। तो देखने और समझने की वास्तविक, समझना किस तरीके से जीवन को समझना इस तरीके से होता है कि अपना उद्देश्य क्या है। अपन इस पृथ्वी पर, इस संसार में अपन ने जन्म लिया, जन्म के बाद में अपना क्या करना है, कि अपन को ऐसे थोड़ी है कि भाई खाना पीना है, सोना और मर जाना। नहीं, इस जीवन को कुछ समाज कल्याण में अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते करते हुए, ऐसे नहीं कि खुद दुखी रहते हुए दूसरों को सम्मान करो, नहीं, अपनी भी इच्छा का ध्यान रखो और दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसा कार्य करना है। तो जीवन को देखने और समझने की वास्तविक दृष्टि। वास्तविक दृष्टि क्या मतलब क्या है? कि जो योग्य और सही हो, सभी के लिए लाभप्रद हो, दृष्टि प्रदान करता है, उसे दर्शन कहते हैं। अब देखो अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग जो अपने क्लास के टीचर्स हैं, वो अलग अलग तरीके से समझाते हैं। ये मेरा तरीका है। ठीक है, तो दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति हो गई दृश्य प्लस लुट प्रत्यय, तो दृश्य तो धातु हो गया, लुट प्रत्यय हो गया, इससे दर्शन शब्द बना। और निरुक्ति क्या हो गई? जिससे
सत्व तत्व का दर्शन हो, जिससे सत्व का मतलब वास्तविकता का पता चले, वो सब दर्शन है। ये मतलब छोटा सा टॉपिक था। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। जो नोट्स दिए हैं मैंने आपको, ये पीडीएफ आपको सेंड करूंगा, जो बच्चे ग्रुप में उन सबको मैं सेंड करूंगा ये पीडीएफ। तो ये तो है एग्जाम में लिखने का तरीका, और मैं समझा रहा हूँ वो आपको माइंड में एक तरीके से व्यावहारिक दर्शन समझा रहा हूँ। ये जो नोट्स में लिखा है वो तो आपको एग्जाम में लिखना है डिट्टो कॉपी करके। ये तो होगा याद, भाई ये याद करना। समझना कैसा है, मेरी लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना होगा आपको। अब आता है क्लासिफिकेशन, कि क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन का। नॉर्मली एक क्वेश्चन है, हर कोई मतलब किसी भी चीज़ को जब वृत्त हो, बड़ी हो ना, उसका क्लासिफिकेशन करना चाहिए। जब अपन पीएमटी की तैयारी कर रहे थे तो जंतु जगत कितना बड़ा था, तो हमने संघ वर्तन किए। इसी तरीके से, क्योंकि दर्शन व्यापक है, सर्वत्र है, सब जगह है, क्योंकि जीवन सभी जगह है तो दर्शन भी सभी जगह, तो उसका अपन वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? समझने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब हम बात करते हैं, दर्शनों को दो प्रकार से बांटा है। मुक्त है, बेस बनाया कि भाई आस्तिक और नास्तिक। अब आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है, पहले दो बेस बनाया कि भाई किस बेस पे अपन वर्णन बांट रहे हैं। कोई आधार तो बनाया होगा आपने कि किस आधार पे, तो अपन ने दो आधार बनाए, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का मतलब होता है जो परलोक, परलोक यानी ब्रह्म आत्मा, मतलब आत्मा, ब्रह्मा, ईश्वर जिनको मानता हो, वेदों को मानता हो, उसके आधार पर कितने दर्शन है। और जो नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता, वो मतलब क्या बोलते हैं, लोका है, जो इस समय वर्तमान में जो नियम चल रहे हैं, जो कानून चल रहे हैं कि संसार में खाओ पियो मौज मस्ती करो, वो हैं तीन, चारवाक, जैन, बौद्ध। और जो मतलब आस्तिक है कितने हैं? 6, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। तो आस्तिक दर्शन कितने हो गए? 6। और नास्तिक दर्शन कितने हो गए? 3, चारवाक, जैन और बुद्ध। 3 तो हो गए नास्तिक और 6 हो गए आस्तिक। किस आधार पे बांटा? कि जो वेदों को मानते हैं, जो परलोक को मानते हैं वो आस्तिक है, जो वेदों और परलोक को नहीं मानते वो नास्तिक। ये इसका आधार बनाया बांटने का। किसी भी चीज़ को अपन, किसी भी क्लास को अपन डाइवर्शन करते हैं, मतलब बांटते हैं। जैसे क्लास में कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, अपने जेंडर को अपन ने आधार बनाया। कितने 6 फुट से ज़्यादा लंबे हैं, कितने 6 फुट से नीचे, अपने हाइट को आधार बनाया। इसी तरीके से यहाँ पे वेदों को और आत्मा को, जो परलोक ईश्वर है, उसको आधार बनाया। किसी भी चीज़ का आधार बनाना जरूरी होता है वर्गीकरण के टाइम पे। क्लियर? इसका एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोर डेटा और नॉन कोर डेटा। अपन पीएमटी की तैयारी में करते हैं ना, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें ब्लड होता है, वो कोर डेटा में है, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो नॉन कोर डेटा में। तो आधार बनाया ना, उसी तरीके से यहाँ पे वेदों को, आत्मा को और ईश्वर को आधार बनाया। क्लियर? तो आस्तिक दर्शन हो गए 6 और नास्तिक दर्शन हो गए 3। आपको ऐसे के ऐसे डिट्टो जब भी कोई क्वेश्चन आए कि भाई दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो इस आधार पर आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आस्तिक दर्शन को अपने सब तौर पे बांट दिए। भाई 6 दर्शन थे आस्तिक में, तो इनको भी अपन ने 3 ग्रुपों में बांट दिए। कितने ग्रुप में? एकत्ववाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद। अब दर्शन समझना है ना, तो बहुत सारी चीज़ें समझनी होगी। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। थोड़ा सा पेन कॉपी हाथ में लीजिए, क्योंकि नोट्स में सब कुछ नहीं लिख सकते, अपन बता के समझा सकते हैं उन चीज़ों को। तो बहुत अच्छी चीज़ें बताऊँगा। पहले अपन देखो, मॉडर्न का मैं सहारा लूँगा तो आप अच्छी तरीके से समझोगे। अपन ने परमाणु पढ़ा ना, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, ये सारे स्टडी किए नीट की तैयारी में, 12th में भी स्टडी किए फिजिक्स में। तो जो परमाणु है, भाई छोटा सा छोटा कण जिसका विभाजन संभव नहीं है, वो परमाणु है। तो महर्षि कणाद नाम से एक आचार्य थे, जो वेदों में मतलब बहुत पुराने आचार्य हैं। आपने नाम सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन हमने सुना है। तो महर्षि कणाद ने क्या किया कि उस परमाणु का एक कल्पना की कि जो परमाणु है ना, वो चेतना का तत्व है, मतलब जिसका विभाजन संभव नहीं है। संसार का सबसे छोटा सा छोटा कण जो यहीं पे है संसार में, लेकिन दिखाई नहीं देता। आपको परमाणु दिखाई देता है आंखों से? नहीं दिखाई देता। इसका वो महर्षि कणाद बोलते हैं कि जो संसार में सबसे छोटा सा छोटा कण है ना, वो परमाणु है, और वही चेतना का तत्व है। चेतना का तत्व मतलब पुरुष। अब देखो, पुरुष यानी अपन पुरुष नहीं, ये मतलब आत्मा, परमात्मा। उस देखो कितने नाम आ गए। अब पर्यायवाची ध्यान रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, इसलिए बोल रहा हूँ पेन कॉपी हाथ में लो। सबसे छोटा परमाणु जिसका विभाजन संभव नहीं है, ओब्लिक चेतना का तत्व जिसमें जीव है, ठीक है। ओब्लिक उसी को पुरुष बोलेंगे, ओब्लिक उसी को परमात्मा बोलेंगे, और उसी को ब्रह्म बोलेंगे, और उसी को ईश्वर बोलेंगे। अब देखो, बहुत से आचार्य ईश्वर और पुरुष को अलग अलग मानते हैं।
इसी के आधार पर यहाँ पे 3 बन गए, एकत्ववाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद। क्लियर। अब एकत्ववाद में क्या होता है, एक ही मूल तत्व ब्रह्मा को मानता है, मतलब ब्रह्म जो भी है ना वो एक कण है, वही ईश्वर है, वही आत्मा है, वही जीव है, वही प्रकृति है, सब कुछ एक है, मतलब ब्रह्मा है, सब कुछ ब्रह्म है, कि एक चीज़ है। ये एक का तो कौन सा, कितने हैं, आस्तिक दर्शन 6, उनमें से वेदांत ऐसा है जो इस एक को मानता है, कि ये बोलते हैं कि भाई वेदांत दर्शनवासी जो वेदांत दर्शन को मानते हैं ना, जैसे अब आयुर्वेद में अपन देखना आचार्य चरक ये मानते हैं, आचार्य सुश्रुत ये मानते हैं, तो यहाँ भी मतलब मतभेद था उस समय भी आचार्यों में, क्योंकि अलग अलग टाइम के आचार्य थे तो उनमें भी मतभेद है। एकत्ववाद में क्या बोलता है, एक ही मूल तत्व ब्रह्म को मानता है कि वही सब कुछ है, अपने अंदर भी वही है, संसार में प्रकृति में भी वही है और ईश्वर भी वही है। अब द्वैत वाला क्या बोलता है, द्वैतवाद वाले बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, 2 मूल तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष को मानता है। ये कौन सा दर्शन हो गया, सांख्य। आपको ये ना समझना है, फिर नोट्स के अनुसार आपको याद कर लेना, उसको एग्जाम में लिख लेना। तो 2 मूल तत्व, प्रकृति क्या है, प्रकृति जो अपने जीव है, प्रकृति यानी जो अपने आसपास है, सराउंडिंग है, जैसे मेरे सामने यहाँ पे जंगल है, ठीक है, इस समय मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे हरे पेड़ पौधे, प्रकृति है, वायुमंडल है, आकाश है, ठीक है, जल है, ये प्रकृति है, अपने आसपास से जितना भी वातावरण है, मतलब अपने सिवा जो भी चीज़ है वो प्रकृति है, ठीक है। और पुरुष क्या है, जो अपने अंदर जीव है ना, जिसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, मतलब जो क्रियाविधि हो रही हैं, जीव चेतन सक्रिय है, इस वजह से तो कर रहा हूँ मैं, तो वो 2 चीज़ों को मानता है कि भाई प्रकृति और पुरुष 2 चीज़ें, इसकी वजह से संसार चल रहा है। वो कौन सा है, सांख्य। और त्रैतवाद वाले क्या बोलते हैं, त्रैतवाद वालों की अलग थ्योरी है, ये अच्छी थ्योरी है कि ये 3 मूल तत्व मानता है। एकत्ववाद वाले ने बोला कि भाई एक ही चीज़ है, अपने अंदर ही वही चीज़ है, प्रकृति के अंदर भी वही चीज़ है, मतलब एक से ही सब कुछ संसार चल रहा है। द्वैतवाद बोलता है कि भाई अपन तो है ही, उसके अलावा जो चीज़ है ना वो प्रकृति है। अब त्रैतवाद बोलते हैं कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, तो ये तो वैशेषिक न्याय और योग मानता है, और अदृश्य पुरुष, प्रकृति, मीमांस मानता है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, ईश्वर यानी अपन बोलते हैं कि वह संसार में एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो है, अपन पूजा करते हैं, अलग अलग धर्म के समुदाय अलग अलग किसी चीज़ को ईश्वर मानते हैं, जैसे अपन राम को, भगवान श्री कृष्ण को, जैसे मुसलमानों में अलग अपने धर्म गुरु को, ठीक है, इधर को पारसी, जो भी अलग अलग जो धर्म है वो अपने एक ईश्वर को मानते हैं। जीव जो अपन खुद के अंदर है जीव, और प्रकृति मतलब अपने जीव के अलावा जो बाहर है वो प्रकृति, 3 चीज़ों को मान गए। और इस समय इन तीनों का ही महत्व है, क्योंकि अपन है, प्रकृति है और भगवान है। क्लियर। अब दूसरा ये कौन थे, 3 वैशेषिक, न्याय, योग, ये 3 दर्शन ऐसे हैं कि इन 3 चीज़ों को मानते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके लिए BMS फर्स्ट ईयर, जैसे कि अपन क्लास में एडमिशन लेते हैं ना, तब ABCD, ABCD ये सीखते हैं, ठीक है। इसीलिए BMS फर्स्ट ईयर एक तरीके से आयुर्वेद की पहली क्लास है, तो आपको बिना किसी रीजन के, बिना किसी सोचे समझे, जैसे कि 2 गुणा 2 4 होता है, अपन को टीचर ने बताया था, ये मतलब एक तरीके से सिद्धांत है, रूल है, उसी तरीके से आपको माननी है सारी चीज़ें। अब आता है अदृश्य। अब भगवान किसी ने देखा थोड़ी है, तो वो अदृश्य, तो उसने नाम चेंज कर दिया कि ईश्वर की जगह उसने अदृश्य मान लिया कि भाई ईश्वर है लेकिन वो अदृश्य है, उसने मतलब कि कोई रूप नहीं दिया, अपन ने रूप दिया उसको। तो ये अदृश्य वाला और भी ज़्यादा सुटेबल अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी समाजों में, सभी धर्मों में ये मानने योग्य है अदृश्य, उसके कोई रूप नहीं है, उसका कोई निर्विकार है, मतलब सभी जगह है, सर्वत्र है। तो अदृश्य प्रकृति जो अपने सामने आंखों से दिखाई दे रहा है वो प्रकृति हो गई, जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा वो अदृश्य हो गया। और पुरुष मतलब पुरुष और प्रकृति, पुरुष अपन आई मतलब जीव, एक तरीके से पुरुष खुद हो गया। तो कौन सा मानता है, मीमांस दर्शन कौन सी चीज मानता है, अदृश्य को मानता है, जो मतलब सर्वविकार है, निर्विकार है, इसका कोई रूप नहीं है, मतलब लेकिन है कोई एक अदृश्य शक्ति ऐसी है जो सबको कंट्रोल करती है। पुरुष क्या हो गया, खुद हो गए, और प्रकृति जो आंखों से दिखाई दे रहा है। तो सबसे सटीक और सबसे बेस्ट है आज के ज़माने में मीमांस दर्शन का जो ये त्रिव्यात है ना वो मानना, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति हो गई, एक पुरुष हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अदृश्य शक्ति, पुरुष, प्रकृति का अपनी चिकित्सा में क्या योगदान है। योगदान है, और इतना योगदान है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था कि दर्शन बहुत बड़ा है, व्यापक है।
क्योंकि जितना इसमें डीप में जाएंगे उतने ही अपने कन्फ्यूजन पैदा हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूँगा, आपको बताऊंगा सब कुछ, लेकिन सिलेबस से ज़्यादा बाहर भी नहीं जाऊंगा ताकि आप बोर ना हो, और उसी सिस्टम तरीके से सिस्टमेटिक वे तरीके से आपको मैं सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगा 1 मंथ में, और सिस्टमेटिक तरीके से समझाऊंगा। तो आस्तिक दर्शनों को 3 प्रकार से बांटा, एकत्ववाद, द्वैतवाद, त्रेतवाद। एकत्ववाद मानता है वेदांत, द्वैतवाद मानता है सांख्य, और त्रेतवाद में 2 हैं, एक वैशेषिक न्याय योग मानता है ईश्वर जीव प्रकृति को, और अदृश्य पुरुष प्रकृति मानता है मीमांसा। तो ये 6 दर्शनों को 3 प्रकार से बांट दिया। अब आगे चलते हैं। दर्शनों का विकास स्थूल से आरंभ से, ये बोल रहा है कि दर्शनों का विकास स्थूल से आरंभ हो सूक्ष्म की ओर बढ़ने में। स्थूल क्या होता है, बड़ा, जगत, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, मतलब जो भी है जगत, मतलब सब कुछ आ गया है उसमें। और सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है, छोटा से छोटा परमाणु, चेतना का तत्व, पुरुष, परमात्मा, आत्मा जो सबसे छोटा, मैंने बताया ना, जिसका विभाजन संभव नहीं हो। एक छोटी सी बात और थी, मिस हो गई थी बीच में, कि जो अपन ने वैज्ञानिक बोलते हैं ना कि भाई परमाणु सबसे छोटा छोटा है, लेकिन उन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उसमें का भी विभाजन कर दिया कि भाई उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इतने प्रोटॉन होते हैं। तो आज महर्षि कणाद बोलते हैं कि हो सके फ्यूचर में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक उस सूक्ष्म कण पे पहुंच जाएं जिसकी कल्पना मैंने की है, मतलब ब्रह्म पे, परमात्मा पे, चेतन तत्व पे पहुंच जाएं, क्योंकि ऐसा कण अभी मिला ही नहीं है। जो भी मिला वो परमाणु मानते हैं ना, उसका भी विभाजन कर दिया ना उन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से। तो महर्षि कणाद ने बोला था कि फ्यूचर में कोई ऐसा साइंटिस्ट हो, ऐसे खोज हो कि भाई उस कण पे पहुंच जाए तो ये मान्य। लेकिन एक ऐसा कण है जो मतलब अविभाजन है, उसी को अपन परमाणु बोलते हैं, उसी को अपन चेतना का तत्व बोलेंगे, और उसी को पुरुष बोलेंगे, उसी को परमात्मा बोलेंगे। तो ये है कि दर्शनों का विकास स्थूल से आरंभ हो सूक्ष्म की ओर बढ़ने में है। कि पहले भाई दर्शन सर्वव्यापक है, धीरे धीरे मतलब जितना अपन डीप में जाएंगे इसको, पहले तो बोल रहे हैं कि मोटा मोटा देख लो भाई, ये है इसके इंपॉर्टेंट देख लो। इंपॉर्टेंट समझने के बाद में थोड़ा सा नंबर बढ़ाने के लिए पढ़ लेते हैं। अब जैसे ही नंबर बढ़ाने के लिए पढ़ेंगे तो अपन बोलते हैं टॉप आ जाएं, क्लास में टॉप आ जाएं। टॉप आने के लिए थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर डिटेल में स्टडी करने के बाद में क्या बोलेंगे, भाई यूनिवर्सिटी टॉपर आना है मुझे, तो और ज़्यादा डिटेल, मतलब सूक्ष्म बारीक से बारीक चीज़ पे ध्यान देगा, तभी तो आदमी टॉपर आएगा। क्योंकि बारीक से बारीक चीज़ पर ध्यान देगा तो उसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो इसी तरीके से दर्शनों का है, पहले तो जगत को कवर करते हैं, फिर जैसे ही अपन दर्शनों को धीरे धीरे समझेंगे वो सूक्ष्मता की ओर आएंगे। अब कैसे है देखो, न्याय और वैशेषिक जगत स्थूलता से अनुभव में निमित्त, मतलब जो न्याय और वैशेषिक दर्शन है वो जगत में ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब बड़े को। सांख्य व योग मानस अनुभव का वर्णन करते हैं। जब अपन ये दर्शन का एक छोटा सा, मतलब एक दर्शनों की बुक है बहुत बड़ी बड़ी, एक एक दर्शन के ग्रंथ हैं बड़े बड़े, उनमें से मतलब छोटी छोटी चीज़ें अपन को एक तरीके से बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। जैसे अपन बोल रहे हैं ना, कै खे गए, ये चे छे, जो भी वर्णमाला है, अंग्रेजी की हिंदी की वर्णमाला सीखते हैं, उस तरीके से दर्शनों को कुछ थोड़ा बहुत बता रहे हैं, भाई किसने लिखा, क्या क्या है, ये चीज़ बता रहे हैं। अभी तो अपन भी कभी आप डॉक्टर बन जाओगे, आपको टाइम मिले तो दर्शनों को ध्यान से स्टडी करना, स्पेसिफिक वैशेषिक दर्शन को, उसमें इतना ज्ञान मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन जगत से स्थूल, मतलब जगत आ गया तो मतलब स्थूल मतलब बड़े से बड़ा से अनुभव में निहित, उनके जगत के अनुभव बताता है कि जगत में ये चलता है, जगत की सोच ये होती है, जगत में ये होता है सब कुछ। और सांख्य व योग दर्शन क्या बताते हैं, मानस अनुभवों का वर्णन, जो अपने मन के द्वारा अनुभव किए गए कर्म है, उनके जो अनुभव करते हैं ना भाई अपने जो कार्य किए, उनका वर्णन उसमें मिलता है। और कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, परम तत्व, परमात्मा तत्व का विवेचन, मतलब ब्रह्म जो सूक्ष्म से बारीक है ना, उसका विवेचन करता है। तो ये देखो साइड में चिन्ह लग रहा है एरो से, लाल पेन से, स्थूल तत्व से सूक्ष्म तत्व आ रहे हैं। पहले जगत की बात हुई, जगत के बाद में अपनी मन के का बात हुई, मन के बाद में परमात्मा की बात हुई, परम तत्व में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर आ रहे हैं। अब देखो सिस्टमेटिक तरीके से आई है, तो पहले न्याय था, मतलब जगत तो न्याय ही स्टडी करेंगे अपन। तो अब क्वेश्चन आता है कि अपन पहले न्याय क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जगत से दर्शनों का उद्भव इसी तरीके से हुआ कि जगत से लेके परमात्मा तक। तो क्लियर, तो पहला है न्याय दर्शन। तो अपन आस्तिक दर्शनों की बात कर रहे थे, आस्तिक दर्शन 6 हैं। आस्तिक दर्शनों को अपन ने 3 भागों में बांटा था, एकत्ववाद, द्वैतवाद, त्रित्ववाद। उसके बाद में अपन ने बताया था कि भाई आस्तिक दर्शन जगत से लेके सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में पहला दर्शन आता है न्याय दर्शन। अब न्याय दर्शन को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है
न्याय दर्शन को सविस्तार वर्णन कीजिए, न्याय दर्शन के किसने लिखा, न्याय दर्शन कितने तत्वों को मानता है, कितने पदार्थों को मानता है, बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो जो सही ढंग से स्टडी करेगा और ये नोट्सों को समझेगा, अब नोट्स कैसे समझ में आएंगे, जो क्लास लेगा, मैं नोट्स भी दूंगा और टाइम से कोर्स भी कंप्लीट कराऊंगा। तो अब बात करते हैं न्याय दर्शन की, ठीक है। न्याय दर्शन है यह प्रमाणों पर आधारित युक्ति संगत एवं तर्क को प्रामाणिकता देता है। ध्यान से देखो, ये प्रमाणों पर आधारित। अब प्रमाण क्या है, देखो अब एग्जाम सबकी आने वाली है, प्रमाण आपको सबको पता है, जो मतलब सत्य का ज्ञान करा दे एक तरीके से। प्रमाणों पर आधारित अपन ने देखा ना, प्रमाण 4 प्रकार से होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, अलग अलग आचार्य अलग अलग प्रमाण मानते हैं। तो यह प्रमाण पे आधारित युक्ति संगत तर्क को प्रामाणिकता देखता है। युक्ति संगत तर्क मतलब जिसका एक लॉजिक हो, जिसका एक रूल हो, जिसका कोई सिद्धांत हो कि ऐसा है, ऐसा किसी ने बताया है, उसको परखा है, जाना है, समझा है, उस पर प्रयोग किए हैं, मतलब एक तरीके से सिद्ध करके बताया है, यह प्रमाण पर आधारित। न्याय दर्शन बोलता है कि यह प्रमाण पर आधारित युक्ति संगत तर्क को प्रामाणिकता देखता है, मतलब इन बातों को मानता है कि जिसका मतलब कोई रूल हो, कोई रेगुलेशन हो, सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से हो। इसके प्रणेता कौन है, किसने लिखा था भाई न्याय दर्शन? गौतम मुनि, जिसको अक्षपाद के नाम से जानते हैं। तो गौतम मुनि ने, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कभी कभी पीजी में कि गौतम मुनि द्वारा लिखा गया दर्शन कौन सा है। तो मैं देखो पीजी की तैयारी भी कराऊंगा, ये एक तरीके से पीजी के नोट्स मान लो, इतने शॉर्ट्स एंड सिंपल एंड स्वीट्स नोट्स हैं, अगर इनको समझ लिया डिटेल में तो पीजी की तैयारी भी साथ में हो जाएगी आपकी। तो गौतम मुनि अक्षपाद इसके प्रणेता, मतलब इन्होंने इसको लिखा था। उपवाद विषय क्या है, मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या था भाई? मोटिव, किसी भी चीज़ को अपन कार्य स्टार्ट करने से पहले अपन ने पीएमटी की तैयारी की, मोटिव क्या था? डॉक्टर बनना, ठीक है। अपन अब डॉक्टर बन रहे, वैद्य बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? मोटिव क्या है कि अपन को इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा और अपना समाज का कल्याण होगा, रोगों को दूर करेंगे, मोटिव है अपने पास। तो दर्शन लिखने का मोटिव क्या था? दर्शन लिखने का मोटिव ये था, कौन सा दर्शन लिखने का मोटिव क्या था? न्याय दर्शन। आध्यात्म, आध्यात्म मतलब पुरुष, आध्यात्म मतलब आध्यात्मिक, मानसिक। अब जहां पुरुष आ गया, पुरुष का मतलब आप समझ गए हो, मैंने एक लिखाया था शुरुआत में कि पेन कॉपी ले लो, परमाणु, चेतना का तत्व, पुरुष या परमात्मा, ठीक है। तो आध्यात्म मतलब पुरुष, और अभिभूत प्रकृति, जो अपने सामने दिख रहा है, अपने अलावा, उस जीव के अलावा जो अपन को दिख रहा है, आसपास सराउंडिंग जो भी चीज है को समझने की प्रक्रिया। तो ये बोलता है कि न्याय दर्शन में 2 चीज बताई हैं, एक तो पुरुष और प्रकृति, दोनों चीजों को, अपने और प्रकृति को, दोनों को समझने, मतलब जीव को जो मतलब परम सत्य है, परमाणु है, चेतना का तत्व है, पुरुष है, उसको, और जो प्रकृति अपने आसपास दिख रही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पेड़ पौधे, ठीक है, खेत खलियान, पशु पक्षी, जितने भी चीजें जो अपनी आंखों से दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वो सारी चीजों को समझने की प्रक्रिया इस दर्शन में बताई गई है। आध्यात्म प्लस अभिभूत का ज्ञान मतलब वस्तु तत्व, आपको एक तरह का सार भाग समझा रखा है कि प्रकृति का सार क्या है, अपने जीवन का सार क्या है, इन दोनों को समझोगे तो अपने जीवन का उद्देश्य अपन को मिलेगा। अब बात करते हैं अपन भांति भांति के परमाणुओं से, भांति भांति के परमाणु मतलब एविडेंस से वस्तुतः आध्यात्म और अभिभूत की परीक्षा करना। ये बोलते हैं कि भांति भांति के प्रमाण, भांति भांति के कौन है? प्रमाण हमेशा प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, उपमान, जितने भी अपन सेकंड पेपर में प्रमाण ही हैं सारे। अब मैं यहाँ पे प्रमाणों के बारे में बताने लग जाऊंगा ना तो अपन बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सी जब ज़्यादा नॉलेज होती है ना, तब यही होता है कि सब कुछ यहीं बांट दें, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ओनली नाम बताऊंगा। प्रमाण कितने हैं कि भाई प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, युक्ति प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण हैं, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रमाण माने हैं। अब मैं सारे प्रमाण यहाँ बताने लग जाऊँगा तो अपने लीक से हट जाएंगे, टॉपिक से हट जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि भांति भांति के प्रमाण मतलब एविडेंस से वस्तुतः आध्यात्म और अभिभूत मतलब जो पुरुष है उसका, और जो प्रकृति है उसके जो नियम है, रूल रेगुलेशन, उनको प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करना। तो ऊपर एक लाइन थी, ये प्रमाण पे आधारित,
इसीलिए ये लाइन आई थी कि प्रमाणों पर आधारित है, क्योंकि जो भी मानता है पहले समझता है, परखता है, अपना मतलब एक तरीके से ना बोलते ना कि जो आईएसएस मार्क प्रदान कोई भी वस्तु है उसको पहले तोलते हैं, समझते हैं। अपन मार्केट में कोई शॉपिंग करना चाहते हैं तो पहले उसका मोल भाव, तोल भाव, हर तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं, तब वो वस्तु को खरीदते हैं। उसी तरीके से देखो अलग अलग तरीके होते हैं। मैं कोई सा भी एग्जाम्पल देके इसको समझा सकता हूँ कि परीक्षा करना कि एक तरीके से रूल रेगुलेशनों को समझ के ही सब किसी वस्तु को मानना। अब आता है ये प्रमाण 4 मानता है, कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान। मैंने क्या बताया था कि प्रमाण बहुत हैं, कौन किसको मानता है ये अलग बात है। अब ये 4 प्रमाण मानता है। क्वेश्चन आता है, ये पीजी का क्वेश्चन है एक तरीके से कि न्याय दर्शन कौन कौन से प्रमाणों को मानता है। अब एबे 4 आ जाएंगे वहाँ पे, तो जिसको ये याद होगा वो लिख देगा। पदार्थ 16 मानता है। अब यहाँ पे 16 नहीं लिखे अपन ने, कितने मानता है? पदार्थ 16। अब जिसके पास पेन कॉपी है मैं नाम बोलूँगा वो लिख सकता है कि भाई 16 पदार्थ कौन कौन से मानता है। पहला है प्रमाण, दूसरा है प्रमेय, तीसरा है संशय, चौथा है प्रयोजन, पांचवा है दृष्टांत, छठा है सिद्धांत, सातवां है अवयव, आठवां है तर्क, नौवां वाद, 10वां जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छाल, जाति और निग्रह स्थान। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखे क्यों नहीं, क्योंकि हर किसी के ये याद नहीं होते। अगर आप मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो और आपको याद नहीं होंगे तो आप बढ़ नहीं पाओगे आगे। तो मैंने एक नॉर्मल सी बात बताई कि यहाँ पे पदार्थ 16 मानता है, तो आप इस चीज़ को याद रखो। जब आपको ये 16 या जब मन करे भाई याद करने का, तो जब मैं क्लास लूँगा रेगुलरली तो एक एक चीज़, एक एक जितने भी 16 हैं वो लिखाऊंगा, ठीक है, और उनका मीनिंग भी बताऊंगा मैं आपको कि भाई। अब आता है तत्व। तत्व भी है 16 मानता है, क्लियर। अब इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये अब देखो एक इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क डाल के, असत्य कार्यवाद को मानता है। असत्य कार्यवाद को मानता है। कारण से कार्य की सत्ता नहीं रहती, कार्य की उत्पत्ति एक नवीन घटना है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, कार्य कारण सिद्धांत एक चैप्टर है बीएमएस सेकंड ईयर पदार्थ विज्ञान के सेकंड पेपर में। जब प्रमाण चैप्टर खत्म हो जाते हैं तब कारण कार्य भाव का एक चैप्टर आता है पूरे तरीके से। उस चैप्टर को अगर उस चैप्टर को हम समझेंगे तो आप इस पॉइंट को समझ पाओगे। अब ऐसे तो है ही नहीं कि अपन सीधा वहाँ पे चले जाएं, नहीं। तो अपन थोड़ा सा बताते हैं कि असत्य कार्यवाद को मानता है, कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी अपन कार्य करते हैं वो एक नई घटना है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस वजह से हो रहा है, उसका कोई योगदान नहीं है। जो कार्य हो रहा है ना वो होना ही था, ऐसा होना ही था, तो इस वजह से ये उत्पन्न हुआ है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसका। अगर अपन डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर है, अलग अलग आचार्यों के आधार पर फिर अलग अलग हिसाब से बताएंगे। तो यहाँ पे इतना समझो कि कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती, कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती। कार्य की उत्पत्ति एक नई घटना है। जैसे कि अपन ने घड़ा बनाया, घड़े बनाने में अपन वो आता है ना लकड़ी का बैट जिसे कूटते हैं अपन, ठीक है। अब घड़ा बनने के तैयार हो गया तो उसका बैट का अपन को वो योगदान हुआ, लेकिन सत्ता थोड़ी रही। ऐसे नहीं कि उस बैट के साथ ही वो घड़ा काम आएगा, नहीं, सत्ता खत्म हो गई उसकी बैट की। तो एक नवीन घटना है भाई, बैट का काम यूज था, उसका यूज हो गया, बात खत्म। तो कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती, ओनली कार्य की उत्पत्ति एक नवीन घटना। इस लाइन को बस याद कर लो, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, मतलब एक तो एग्जाम के हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से आपको इतना लिखना है। वैशेषिक दर्शन, औलिक दर्शन और समान तंत्र। दूसरा है वैशेषिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके एक लाइन लिखो आप, इंपॉर्टेंट लाइन है, पेन को भी सबके पास होंगे हाथ में, तो लिखो कि जो पतंजलि हैं, संस्कृत के मतलब अपन ने महर्षि, और क्या बोलते हैं इसको, वैशेषिक दर्शन, इन दोनों ने उपकार किया है आयुर्वेदा पे। कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, इनमें इन दोनों का योगदान बहुत ज़्यादा है। संस्कृत के बिना कोई काम नहीं है आयुर्वेदा का, तुम्हें पता है कि हर जगह श्लोक है। और वैशेषिक दर्शन, उसमें एक तरीके से क्या बोलता है, लाइन ऑफ, कि भाई वैशेषिक दर्शन ने क्या बोला इस चीज़ के बारे में, वो भी लिखो यहाँ पे। वो एक तरीके से बहुत बड़ा योगदान है ऐसे वैशेषिक दर्शन का। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप इसको समझो। प्रवर्तक क्या है इसके, कणाद। मैंने एक बताया था शुरुआत में, महर्षि कणाद ने माना है
क्योंकि महर्षि कणाद बहुत सर्वश्रेष्ठ आदमी हैं, मतलब आचार्य हैं, सॉरी वो क्या फ्लो में निकल जाता है। प्रवर्तक हैं कणाद उलुक, ये इनके नाम हैं, आपको ये याद होने चाहिए कि भाई वैशेषिक दर्शन के किसने लिखा, तो कणाद ने लिखा। उपादेय विषय क्या है इसका, तत्व ज्ञान का मुख्य उद्देश्य अभिभूत अदार्थ अभिभूत प्रवृत्ति को मुख्य विषय माना गया है। इसने बोला कि प्रकृति के बारे में जानना, एक तरीके से अपने जो सामने आसपास जितने उनको समझना, पहले उस चीज़ को समझ जाएंगे तो खुद को भी समझ ही जाएंगे, क्योंकि पहले आसपास वालों को समझो। प्रकृति को मुख्य विषय माना है, इसने अपना मतलब रिसर्च का पॉइंट था ना, तो प्रकृति को चुना। और इसमें देखो लाल गोले में एक है दुख का कारण मिथ्या ज्ञान बताया। अब एक इस बात पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि भाई दर्शन शास्त्रों का उद्देश्य क्या था, क्यों लिखे गए दर्शन शास्त्र। भाई किसी आचार्य ने कौन सा दर्शन माना है, किसी आचार्य ने कौन सा दर्शन, क्यों लिखे गए दर्शन। भाई इसका एक मुद्दा है कि संसार है ना दुख में डूब रहा था, मतलब गमों में जा रहा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसको क्या करना है। तो आचार्य ऋषि मुनियों ने वैदिक काल में, तो एक सिंपल सी बात है कि वैदिक काल में जब वेदों का जमाना था, जिस समय वेद पढ़ते थे, सभी आचार्य मुनि ऋषि गुणी तप वाले श्रेष्ठ ऋषि रहा करते उस समय में इनका उद्भव हुआ दर्शनों का। क्यों उद्भव हुआ, क्योंकि दुखी निवृत्ति करने के लिए, दुख दूर करने के लिए, ताकि लोग पढ़ें समझें और दुख का निवारण करें। क्या कि जीवन में क्यों आए हैं, क्या करना है जीवन में आके, कैसे सुखी रहना है, कैसे अपना दुख का निवारण करना है, कि कैसे अपना खुद सुखी रहते हुए दूसरे का भी परोपकार करना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दर्शनों का उद्भव हुआ। तो ये सेकंड है वैशेषिक दर्शन, औलुक्य दर्शन और समान तंत्र एक ही नाम है, तो पर्यायवाची भी याद रखना है इनके। तो इनका दुख का कारण इस आचार्य ने बताया कि भाई महर्षि कणाद ने बताया था कि भाई जो दुख का कारण है झूठा है। दुख का कारण मतलब एक तरीके से झूठा ज्ञान, कि भाई अपन को ज़्यादा वस्तु चाहिए, अपन को खाना सुबह शाम 2-2 रोटी चाहिए, लेकिन अपन अथाह भंडार सीमित कर रहे हैं, एक तरीके दुख का कारण है। अगर कि मेरे पास कल का नहीं है, खाना नहीं है, परसों का खाना नहीं, आज का तो है ना, संतोष नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कौन से योग दर्शन में, कि कौन कौन सी सारी चीज़ें, वहाँ पे कुछ बातें आएंगी तो वहाँ पे मैंने सब पॉइंट लिख रखे हैं। तो दुख का कारण मिथ्या ज्ञान मतलब झूठा ज्ञान, लोगों ने किसी ने भड़का दिया किसी को, मतलब झूठा ज्ञान। ना कोई तत्वों पे आधारित ज्ञान है, ना कोई प्रमाणित आधारित है, ना कोई सिद्धांत बेस्ड ज्ञान है। मतलब लोगों ने जैसे बोलते हैं ना आजकल अफवाह, सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैलती है, मतलब झूठी ज्ञान फैलती हैं, उन वजह से दुख का ज्ञान होता है। किसी के पास जैसे कि सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी फोटो डाल रहे हैं, गाड़ी है कोई फोटो डाल रहे हैं, एक तरीके से उसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, तो एक तरीके से दुख का कारण बन रहा है। तो वैशेषिक दर्शन बताता है दुख का कारण मिथ्या ज्ञान है, मतलब एक तरीके से झूठा दिखावा, वो दुख का कारण है। अब देखो ऐसे पदार्थों का विवेचन करना जिनके मध्य जीवन पनपता फूलता है, मतलब एग्जाम्पल प्रकृति सराउंडिंग, यहाँ पे देखो सराउंडिंग लिख रखा है इंग्लिश में, तो आसपास, इन चीज़ों का अपन को इस चैप्टर में मतलब इस वैशेषिक दर्शन में अध्याय वर्णन मिलता है। अभी देखो ऐसे तो है ही नहीं कि अपन ने पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने क्या बताया, ओनली बस शॉर्ट से भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दर्शनों का, पूरे दर्शन थोड़ी है, बस अपन को बता रहे हैं कि ये चीज़ इस दर्शन में मिलेंगी। कभी आपका पढ़ने का मन करे तो एक अच्छी लाइब्रेरी जाओ जहाँ आयुर्वेदा की बुक मिलती हैं, वहाँ से पढ़िए इनको। समस्त तत्वों का वर्गों में विभाजन किया, भाई जितने भी तत्व हैं ना संसार में उनका वर्गों में विभाजन किया। किस तरीके से, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभय, जो अपने इस पदार्थ विज्ञान के मोस्ट सबसे ज़्यादा चैप्टर आने वाले, क्योंकि अगला चैप्टर है द्रव्य, उसके बाद में गुण, उसके बाद में कर्म, उसके बाद में सामान्य, उसके बाद में विशेष, उसके बाद में समवाय। मैंने आपको क्या बताया था कि जिसने संस्कृत की व्याकरण लिखी और जिसने वैशेषिक दर्शन लिखा, इन दोनों ने उपकार किया है संसार पे, कि इतना अच्छा और इतना श्रेष्ठ ज्ञान हमको दिया। अब मैंने वैशेषिक दर्शन इसीलिए तो बताया था पर्सनली, क्योंकि इसमें पूरी पदार्थ विज्ञान का समावेश है, क्योंकि अगला चैप्टर द्रव्य है, तो इसका देखो समस्त तत्वों का वर्गों में विभाजन किया है, द्रव्य है, इसमें गुण है, कर्म है, सामान्य, विशेष है, संभव। तो एक तरीके से अपन वैशेषिक दर्शन का ही अध्ययन करेंगे पूरी पदार्थ विज्ञान में। प्रमाण ये दो ही मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष तो अपन को जो अपनी किसी इंद्रिय के माध्यम से अपन ने सुना हो, देखा हो, समझा हो, गंध ली हो, ठीक है, वो। अनुमान क्या है, जैसे किसी व्यक्ति के अनुमान हुआ, किसी व्यक्ति को चोट लगी, उसका पैर टूट गया, किसी की हड्डी टूट गई, तो अपन अनुमान लगाते हैं कि भाई इसका स्टेंट हुआ हुआ है, इस वजह से इसका पैर टूटा हुआ है। मान लो कि किसी के घाव लगा है, तीर मतलब गोली लगी है,
तो उसका एक घाव अलग ही बनता है, घाव को देख के पता लग जाता है कि भाई इसके तीर लगा है कि गोली लगी है, तो एक अनुमान लगाते हैं अपन, तो वो प्रमाण। पदार्थ ये 6 मानता है, कौन कौन से पदार्थ मानता है? जितने भी द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष संभार। ये अभाव पदार्थ को नहीं मानता। लेकिन देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं इस चैप्टर में, मतलब इस वैशेषिक दर्शन के बारे में, ये अभाव पदार्थ को नहीं मानता, साफ मना कर दिया। लेकिन आचार्यों ने जब इन्होंने लिख दिया तो बोलते हैं ना अपडेटेड वर्जन, आचार्य उन्होंने इन्हीं के नियमों के आधार पर कि भाई ये सारी चीज़ें हैं तो अभाव भी है, इन्हीं के नियमों के आधार पर इनको सिद्ध कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक अनुग्रहित हो गया। अपन जो आयुर्वेद निरूपण वाला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें एक पढ़ते हैं सिद्धांत। सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक सिद्धांत, उसका अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अपगम्य सिद्धांत कुछ नाम से है, तो उसमें एक चीज़ का ग्रहण करने के बाद दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक ग्रहण हो जाती है। तो उसका सिद्धांत का उपयोग करते हुए यहाँ पे बताया गया है कि भाई 6 पदार्थ है ना, तो ऑटोमेटिक अभाव है, लेकिन इसने माना नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक अनुग्रहित हो जाता है। अपन बोलते हैं ना कि भाई मैं सुबह खाना नहीं खाता, तो इसका मतलब ये शाम को खाना खाता है तभी तो जिंदा है। अपन ऑटोमेटिक ऐसे अनुभव लगा सकते हैं कि मैं सुबह खाना नहीं खाता, इसका मतलब वो शाम को खाना खाता है, तो ये अनुग्रहित हो गया। तो ये इसने एकदम बेस्ट है और सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। पदार्थ 6 मानता है, अभाव पदार्थ को नहीं माना। असत्य कार्यवाद आरंभवाद को मानता है। अब इसको इतनी सी, में जो लास्ट की लाइन आती है ना, उसको मैं याद करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इसके क्या बोलते हैं, इसको समझने की कोशिश करूँगा, फिर तो आप क्या बोलते हैं अपन बहुत ज़्यादा हट जाएंगे अपनी लाइन से। तो इसको मैं समझाऊंगा कब, जब अपने प्रमाण होंगे ना उसके साथ साथ। संसार विभिन्न परमाणुओं से निर्मित है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि भाई 2 परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर तत्व बनाते हैं, तत्व से मिलकर पदार्थ बनता है। तो ये सिंपल सी बात यही कि संसार विभिन्न परमाणुओं से निर्मित है। तो ठीक है, आज की क्लास का टाइम हो गया। तो ये डेमो क्लास थी अपनी। उसके बाद में अब जिसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए